हाँ जी, हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक से। आर्टिकल 1 से 4 हमारा पहला टॉपिक है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। आर्टिकल 1 जो है हमारा, उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत बेसिक है। आर्टिकल 1 कह रहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, राज्यों का संघ होगा। ये है हमारा आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 हमें दो बातें बताता है। एक तो हमारी कंट्री या हमारे देश का नाम, इंडिया या भारत दोनों नाम है, ठीक है। और दूसरा ये बताता है टाइप ऑफ पॉलिटी, कि हमारे देश में राज व्यवस्था का प्रकार कैसा है, हमारे देश की राज व्यवस्था कैसी है। मतलब भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसका मतलब राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। यहीं पर हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 1 भारत को बताता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, ठीक है। जबकि जबकि भारत क्या है, एक फेडरेशन, या हम कह सकते हैं कि एक फेडरल स्टेट है, संघीय राज्य है। हमने देख लिया इंडिया के फेडरेशन या इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को। भारत एक फेडरेशन है, एक संघीय राज्य है, लेकिन फिर भी हमने क्या कहा है, इसे राज्यों का संघ कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा। हमने फेडरेशन वर्ड का यूज क्यों नहीं किया, इस रीजन को हमें देखना है। देखो, हम अगर फेडरेशन वर्ड को यूज करते, हम अगर फेडरेशन वर्ड को यूज करते, फॉर एग्जांपल जैसा किसने किया है, जैसा किया है यूएसए ने। फेडरेशन या यूएसए जो है वो फेडरेशन का क्लासिकल एग्जांपल है। तो हमने फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया, हमने वर्ड यूज किया है यूनियन या राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स या राज्यों के संघ वर्ड का यूज क्यों किया है, इसके दो कारण हैं। इसका जो पहला कारण है वो ये है कि जो इंडियन स्टेट है या जो इंडिया का जो संघ है, वो राज्यों के बीच किसी समझौते का, किसी अग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। जैसा कि यूएसए या यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस तरह से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो राज्यों के बीच में किसी अग्रीमेंट या किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये पहला रीजन है कि हमने फेडरेशन वर्ड यूज नहीं करके राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड जो है यूज किया है। दूसरा कारण है कि जो भारतीय राज्य हैं, उन्हें राइट टू सिसीड मतलब केंद्र से या संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारे जो राज्य हैं, उन्हें संघ से या केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे राज्यों के पास में केंद्र से या संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो हमारे राज्य संघ से, हमारे संघ से अलग नहीं हो सकते। ये दो फीचर आपको जो है वो ध्यान में रखने हैं कि भारत को हमने फेडरेशन ना कह के क्या कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है, राज्यों का संघ कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि पहला, भारतीय जो संघ है वो यूएसए के विपरीत, मतलब यूएसए की तरह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। यूएसए में क्या हो रहा है, यूएसए में पहले राज्य बने और उन सभी राज्यों ने मिलकर क्या बनाया, एक संघ बनाया। राज्य इकाइयां थे और उन्होंने क्या मिलाया, क्या बनाया, एक बड़ा संघ बना लिया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि छोटे छोटे देश थे, उन देशों ने एक बड़ा देश बना लिया अपने आप को विश्व पटल पर प्रतिबिंबित करने के लिए। तो यूएसए जो है वो एक बड़ी कंट्री है, एक बड़ा देश है, ठीक है। और वो छोटी छोटी यूनिट्स जो है उनसे मिलके बना है। लेकिन भारत के केस में उल्टा हुआ। हमने पहले क्या बनाया, हमने पहले बनाया हमारे यूनियन को, और हमारा यूनियन किससे मिला है, किससे बना है, राज्यों से मिलकर बना है। और हमारे जो राज्य हैं वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य नश्वर हैं, वो अनश्वर नहीं है। अगर हमें डिफाइन करना हो ना इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को या इंडियन स्टेट्स के साथ में यूनियन के सिस्टम को, तो हम कहेंगे कि हमारा जो राज्य है वो नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ, मतलब भारत के बारे में हम ये बात कह सकते हैं
कि भारत क्या है, नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। हमारा संघ तो क्या है, अनश्वर है। अनश्वर है इसका मतलब ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। हमारा जो यूनियन है उसको हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो स्टेट्स है ना वो क्या है, वो डिस्ट्रक्टिबल है। वो डिस्ट्रक्टिबल है इसका मतलब वो नश्वर है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है, जो हमारे स्टेट्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट कर सकती है, मतलब दो स्टेट को मिला के एक स्टेट बना सकती है, एक स्टेट से दो स्टेट बना सकती है, स्टेट को यूटी बना सकती है, केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, और केंद्र शासित प्रदेश को स्टेट बना सकती है। मतलब हमारे जो राज्य हैं वो नश्वर हैं, उनको तो नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो यूनियन है, हमारा संघ है, वो क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, अनश्वर है। ये हमें ध्यान रखना है। यहीं पे अगर हम यूएसए के साथ में कंपेयर करेंगे ना, तो यूएसए क्या होगा, यूएसए होगा अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ। अनश्वर की जगह हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अविनाशी भी कह सकते हैं, लेकिन अनश्वर ठीक है। तो यहां दोनों ही इनडिस्ट्रक्टिबल हैं। क्या, यहाँ के स्टेट भी और यहाँ का यूनियन भी। वहां के जो राज्य हैं उनको गारंटी है कि उनके राज्यों की बाउंड्री को चेंज नहीं किया जा सकता, उनके राज्यों का अस्तित्व जो है वो समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये डिफरेंस है यूएसए में और भारत में। यूएसए के जो स्टेट्स हैं वो अनश्वर हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इनकी बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकते, ये पावर सेंटर के पास में नहीं है। लेकिन हमारी पार्लियामेंट चाहे तो वो हमारे राज्यों को क्या कर सकती है, डिस्ट्रक्ट कर सकती है, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है, एक राज्य से दो राज्य बना सकती है। तो ये हमारा आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 देखा हमने। आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 हमें बता रहा है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। तो ये तो हमें क्या बता रहा है, देश का नाम, कि कंट्री का नाम क्या है, इंडिया और भारत दोनों हैं, वो क्या होगा। दूसरा हमें बता रहा है कि वो होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और यहाँ पे हमारे पास में एक क्वेश्चन बन गया कि हमने राज्यों का संघ वर्ड क्यों यूज किया। भारत एक संघीय राज्य है तो हमने फेडरेशन वर्ड का यूज क्यों नहीं किया। तो दो कारण बता दिए कि एक तो हमारे जो राज्य हैं या हमारा जो संघ है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा हमने बता दिया कि हमारे राज्यों के पास में अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, और तीसरा हमने इसके साथ साथ बता दिया कि भारतीय संघ को हम कह सकते हैं नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ। हमारे सिस्टम में जो स्टेट्स है वो डिस्ट्रक्टिबल है, उनको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो संघ है वो क्या है, अनश्वर है, वो जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। और यूएसए में अगर हम करेंगे तो यूएसए का जो मॉडल है यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि वहाँ के राज्य भी क्या है, अनश्वर है। तो ये हमारा हो गया पहला आर्टिकल, आर्टिकल 1। और आर्टिकल 1 में सबसे मेन क्वेश्चन यही बनता है कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड का यूज किया है, फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया, क्यों। तो बस इस एक आंसर को आपको देख लेना है। अब इसी आर्टिकल 1 में हमारे पास में एक टर्म और है, वो टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र। अब ये आर्टिकल 1 जो है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया को भी डिफाइन करता है, भारत के राज्य क्षेत्र को भी डिफाइन करता है। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें क्या क्या सम्मिलित है। भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है राज्य, स्टेट, यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश, और अक्वायर्ड टेरिटरीज। अक्वायर्ड टेरिटरीज का मतलब है ऐसे क्षेत्र जिन्हें क्या किया जा सकता है, अधिग्रहित किया जा सकता है, या जिन्हें क्या किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। देखो ये जो अर्जित किया जा सकता है, इसको अगर आपको देखना हो तो आपको बहुत सिंपल जो है ना वो बहुत सारे एरियाज जो है वो देखने हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज थे। हम नीचे से चलेंगे ऊपर तक जाएंगे तो हम देखेंगे कि पुडुचेरी हमारे पास में था, है ना, पुडुचेरी हो गया, उसके बाद में गोवा, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, ऐसे बहुत सारे हमारे पास में एरियाज थे जिनको हमने आज़ादी के बाद कैप्चर किया। तो उन सबको कौन सी श्रेणी में रखा गया, अक्वायर्ड टेरिटरी, अर्जित क्षेत्र।
या ऐसे क्षेत्र जिनको भविष्य में अधिग्रहित या अर्जित किया जा सकता है। तो हमने आर्टिकल 1 में जब भारत के राज्य क्षेत्र को डिफाइन किया तो हमने राज्यों को रखा, यूटीज को रखा, और तीसरा ऐसे क्षेत्रों को जिन्हें हम भविष्य में अर्जित कर सकते हैं, वो भी हमारी बाउंड्री के पार्ट थे। इन तीनों को हमने किसमें रखा है? टेरिटरी ऑफ इंडिया में, भारत के राज्य क्षेत्र में। लेकिन एक वर्ड है या एक टर्म है यूनियन ऑफ इंडिया, या इसको हम क्या कहेंगे? भारत का संघ। यूनियन ऑफ इंडिया जो है, हमने कहा कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये जो यूनियन ऑफ इंडिया है इसमें ओनली क्या आता है? स्टेट्स आते हैं, राज्य आते हैं। और यही प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि भारत का संघ या यूनियन ऑफ इंडिया जो है इसमें तो ओनली क्या होंगे? इस टर्म में, इस वर्ड में, इस फ्रेज में तो सिर्फ राज्य आते हैं। लेकिन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो एक वाइडर कैनोटेशन है, विस्तृत अवधारणा है। इसमें राज्य भी आते हैं, यूटीज भी आते हैं, और ऐसे प्रदेश भी आते हैं जिन्हें भविष्य में अधिग्रहित किया जा सकता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो आर्टिकल 1 है हमारा, उस आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो हमारे राज्यों का जो संघ है, या हम कह सकते हैं भारत का जो संघ है ना, यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें तो सिर्फ क्या आएंगे? स्टेट्स आएंगे, राज्य आएंगे। इस कैनोटेशन का, इस वर्ड का मतलब सिर्फ राज्य है। लेकिन आर्टिकल 1 में ही ये बताया गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र, उसको बोला है टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र। और ये कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है? स्टेट्स आते हैं, राज्य आते हैं, यूटीज आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, और ऐसे क्षेत्र आते हैं जिन्हें भविष्य में अधिग्रहित किया जा सकता है। तो आपसे ये डिफरेंस पूछा जाएगा कि भाई जो भारत का संघ है उसका मतलब, भारत का संघ या यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है कि उसमें सिर्फ राज्य आते हैं। लेकिन अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्ड पूछ रहा है, या जो है वो भारत का राज्य क्षेत्र पूछ रहा है, तो राज्य क्षेत्र में उस समय राज्य भी थे, यूटीज भी थे, और ऐसे एरियाज भी थे जिन्हें भविष्य में अधिग्रहित किया जाना था। एग्जाम्पल बता दिया, उस टाइम पे ये हमारे पास में गोवा, दमन दीव है ना, दादरा नागर हवेली, ये सारे जो है वो हमने उस कैटेगरी में रखे कि भाई बाद में जैसे जैसे इनको अधिग्रहित करेंगे और इनको हम स्पेसिफाइड यूनिट्स में जो है वो मेंटेन कर लेंगे। ये अब हमारा पूरा आर्टिकल 1 जो है वो पूरा हो गया। आर्टिकल 1 में हमें 2 पार्ट्स में ध्यान रखना है। आर्टिकल 1 का जो पहला पार्ट है वो हमें क्या कह रहा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। और मैंने वही देख लिया हमने कि राज्यों का संघ वर्ड का क्यों यूज किया, फेडरेशन वर्ड का यूज क्यों नहीं किया। हमने देख लिया कि समझौते का परिणाम नहीं है भारतीय संघ राज्यों के बीच में, और दूसरा राज्यों को अलग होने का भी अधिकार नहीं है। और दूसरा हमने देखा कि इसी आर्टिकल 1 में हमारे पास में 2 टर्म्स आ गई कि भारत का जो संघ है या यूनियन ऑफ इंडिया है, और दूसरा टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र। इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें सिर्फ राज्य आते हैं, इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे प्रदेश भी आते हैं जिन्हें भविष्य में अधिग्रहित किया जा सकता है। ये आर्टिकल 1 के बारे में सारी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, या पॉसिबल क्वेश्चन, या जो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब आते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। देखो, आर्टिकल 2 जो है और आर्टिकल 3, इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 2 में हम उन क्षेत्रों को या उन स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बना सकते हैं, उन राज्यों को भारत का हिस्सा बना सकते हैं जो भारत का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 2 ये पावर देता है। क्या पावर देता है? कि पार्लियामेंट, संसद, कैसे? बाय लॉ। बाय लॉ मतलब विधि बनाकर क्या कर सकती है? उन राज्यों को भारत का हिस्सा बना सकती है जो अभी भारत का पार्ट नहीं है। ये आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 उन एरियाज के बारे में है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, मतलब जो भारत से बाहर है। उनको अगर हमें क्या करना है, नए राज्यों का निर्माण करना है, तो वो कैसे होगा? आर्टिकल 2 के माध्यम से होगा, जो इंडिया का पार्ट नहीं है। सिंपली मान लो कि अभी कोई पाकिस्तान का पार्ट है, कल को हम चाहें कि उसको अक्वायर करके और भारत का हिस्सा बनाए, तो यहाँ पे आर्टिकल 2 से हो पाएगा। लेकिन अगर हमें वर्तमान राज्यों का, जो हमारे अभी स्टेट्स हैं, उनका हमें क्या करना है? रीऑर्गेनाइजेशन करना है, पुनर्गठन करना है। हम चाहते हैं कि एक राज्य का बाइफर्केशन करके, द्विविभाजन करके 2 राज्य बना दे, या 2 राज्यों को मिला के 1 राज्य बना दे, या एक यूटी को, केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बना दे। ऐसा कुछ भी हम करना चाहते हैं तो हमें ये किसके माध्यम से करना होगा? आर्टिकल 3 से, क्योंकि आर्टिकल 3
पार्लियामेंट को, संसद को ये पावर देता है कि वो क्या कर सकती है, विधि बनाकर, बाय लॉ क्या कर सकती है, ये सब चीजें कर सकती है। तो 2 और 3 जो है वो आप कह सकते हो कि संसद के पास में ये राइट है, संसद के पास में ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से क्या कर सकती है। आर्टिकल 2 में तो नए राज्यों को भारत में प्रवेश दे सकती है, और आर्टिकल 3 ये कहता है कि वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है, एक राज्य से 2 राज्य बना सकती है, किसी राज्य से केंद्र शासित या किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकती है। ठीक है, तो ये 2 और 3, और 2 और 3 में जो भी होगा वो एक तरह का संविधान संशोधन मान सकते हो, लेकिन वो संविधान संशोधन कौन से बहुमत से होना है, वो संविधान संशोधन होना है साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से। 2 और 3 में कोई भी चीज करनी है हमें ना, किसी भी पर्सपेक्टिव के लिए हमें जो संशोधन करना है वो आर्टिकल 368 से नहीं होगा, वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, साधारण बहुमत से होगा। तो ये हमारा 2 और 3 हो गया। लेकिन आर्टिकल जो 3 है ना, उसमें हमारे पास में एक विशिष्ट प्रोसीजर है, एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। आर्टिकल 3 में मतलब हमें राज्य का नाम चेंज करना है, हमें नया राज्य बनाना है, उस सारे के लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि अगर राज्य का नाम चेंज करना है, राज्य की बाउंड्री चेंज करनी है, राज्य को यूटी में कन्वर्ट करना है, या एक राज्य से 2 राज्य बनाने हैं, तो ऐसा कोई भी विधेयक जो है, ऐसा कोई भी बिल जो है वो केवल पार्लियामेंट में ही लाया जाएगा, केवल संसद में ही लाया जाएगा। ऐसा कोई विधेयक, इस आशय का कोई भी विधेयक सिर्फ कहाँ लाया जाता है, पार्लियामेंट में ही लाया जाता है, संसद में ही लाया जाता है। दूसरा, ऐसा कोई विधेयक लाने के लिए, संसद में ऐसा कोई विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सिफारिश चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, किसकी, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी भी राज्य के नाम में, उसकी बाउंड्री में चेंज करने वाला कोई भी विधेयक नहीं लाया जा सकता। पहली बात तो विधेयक केवल कहां आना है, संसद में आना है, लेकिन संसद में लाने से पहले किसकी सिफारिश चाहिए, प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना विधेयक नहीं लाया जा सकता। और तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, राष्ट्रपति सिफारिश करने से पहले उस विधेयक को किसे भेजेंगे, संबंधित राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर, या हम कहेंगे संबंधित राज्य की विधायिका को भेजेंगे। संबंधित राज्य की विधायिका को भेजेंगे किसके लिए, ओपिनियन जानने के लिए, राय जानने के लिए संबंधित राज्य की विधायिका को भेजेंगे। और उस संबंधित राज्य की विधायिका को वो एक टाइम लिमिट देंगे, समय सीमा देंगे, उस समय सीमा के अंदर उस राज्य की विधायिका को अपनी राय राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी पड़ेगी। लेकिन राष्ट्रपति को वो विधायिका चाहे कोई भी राय दे, वो राय राष्ट्रपति पर बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब राष्ट्रपति को राय सिर्फ लेनी है, मानना ना मानना किसकी मर्जी है, राष्ट्रपति की मर्जी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें राज्य का नाम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, किसी राज्य का विभाजन करना है, ये आर्टिकल 3 से होगा। आर्टिकल 3 में क्या प्रक्रिया है, ऐसा कोई विधेयक सिर्फ कहां लाएंगे, हम सिर्फ संसद में लाएंगे। किसकी जो है वो अनुमति चाहिए हमें, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की सिफारिश से लाया जाएगा। राष्ट्रपति को उस विधेयक को प्रस्तुत करने की या संसद में प्रस्तुत करने की सिफारिश करने से पहले उस विधेयक को अग्रेषित करना है, फॉरवर्ड करना है संबंधित राज्य की विधायिका के पास में। और संबंधित राज्य की विधायिका क्या करेगी, जब उस पर अपनी राय देगी तो उस पर या उस विचार को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति उस राज्य की विधायिका के मना करने के बाद भी उस काम को कर सकता है, उस विधेयक को जो है वो प्रस्तुत करने की सिफारिश कर सकता है। लेकिन ये राय जानना जरूरी है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये राय सिर्फ एक बार लेनी है। पहली बार जब विधेयक प्रस्तुत किया जाए, अगर उसके बाद में उस विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तावित कर दिया जाए, कोई अमेंडमेंट कर दिया जाए, तो दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार पूछना है, पहली बार जब उस विधेयक को प्रस्तुत करना है उससे पहले, है ना। दूसरी बार उसके बाद में अगर उसमें कोई चेंज करना है, संशोधन करना है,
तो बार बार जो है वो उसके लिए कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 3 की प्रक्रिया, जो हमें ध्यान रखनी है। 2 और 3 में अंतर भी ध्यान रखना है। 2 उन राज्यों के लिए है जो भारत का हिस्सा नहीं है। 3 का मतलब है रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन, की जो वर्तमान राज्य है उनका पुनर्गठन जो है वो किसके माध्यम से होता है, आर्टिकल 3 के माध्यम से होता है। ये हमें पूरा प्रोसीजर जो है वो ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 4 ये कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 के अंतर्गत जो भी कोई हम कानून बनाएंगे ना, 2 या 3 के अंतर्गत हम जो भी कानून बनाएंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसको हम सिर्फ किससे पास करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से पास करेंगे। इसीलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई किस पर, बहुमत पर, कि बहुमत कैसे काम करता है, मेजॉरिटीज कितनी प्रकार की होती है, ताकि आपके लिए बड़ा इजी रहे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप मेजॉरिटी वाली वीडियो को एक बार देख लें। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है, ये साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा जो इशू आया वो इशू ये आया कि क्या हम आर्टिकल 2 और 3 में जो हमारे पास में पावर है, क्या उस पावर से हम हमारा एरिया किसी और राज्य को सौंप सकते हैं? मतलब हम चाहे इंडिया का कोई पार्ट है वो पाकिस्तान को सौंप सकते हैं? ये क्वेश्चन उठा कौन से केस में, बेरूवाड़ी यूनियन केस में, बेरूवाड़ी संघ केस में 1960 में। और वापस से विवाद था पाकिस्तान के साथ में, हमें ये बेरूवाड़ी जो एरिया है वो पाकिस्तान को देना था, मतलब बांग्लादेश बॉर्डर पे था, तो वो पाकिस्तान को सौंपना था। तो इस केस में हमने जो है वो ये डिसीजन दिया कि अगर इंडिया का जो कोई पार्ट है उसको हमें सिसीड करना है, उसको हमें सौंपना है, किसको, किसी फॉरेन स्टेट को, किसी विदेशी राज्य को, तो वो इस तरह से सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होगा। वो अगर हमें करना है तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, किससे, आर्टिकल 368 से, और वो किससे होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, विशेष बहुमत से होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये वाला जो, अगर हम ये करते हैं कि हम अपना कोई पार्ट किसी विदेशी राज्य को देते हैं तो वो साधारण बहुमत से नहीं होगा, वो विशेष बहुमत से ही होगा। और ये फैसला हमने कहाँ दिया, बेरूवाड़ी यूनियन केस में। लेकिन एक बात, एक रेफरेंस और दिया सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में। सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में कहा कि अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, अगर कोई सीमा का विवाद है, तो उसको आप कैसे कर सकते हो, कार्यपालिका की कार्यवाही के द्वारा जो है वो कर सकते हो, या कार्यकारी कार्यवाही के द्वारा कर सकते हो। उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब बात अपने एरिया को देने की आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है ना, 2015 में 100वां संविधान संशोधन जो है, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में पहला संविधान संशोधन था। इसमें हमने क्या किया, एनक्लेव्स को ट्रांसफर किया। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बहुत सारे एरियाज थे जो हमने इंटरचेंज किए, और इसको हमने किया 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये हमारा जो है वो आर्टिकल 4 हो गया। और एक इशू हो गया, इशू ये है कि क्या भारत अपने एरिया को विदेशी राज्य को भी सौंप सकता है इन आर्टिकल 2 और 3 या सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से? तो हमने कहा कि नहीं, इसके लिए हमें 368 के तहत विशेष बहुमत से ही उसको, उस संविधान संशोधन को पारित करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है वो एक पार्ट जो है वो पूरा हो गया। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो संवैधानिक हमारा पूरा पार्ट था वो पूरा हो गया। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है क्या होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स होगा, राज्यों का संघ होगा। प्रश्न बना कि फेडरेशन वर्ड का यूज क्यों नहीं किया। दूसरा, इसी आर्टिकल में हमारे पास में 2 वर्ड है, एक तो जो है वो भारत का जो कह सकते हैं कि राज्यों का जो संघ जिसको हमने कहा वो, या यूनियन ऑफ इंडिया कहा, भारत का संघ कहा, और दूसरा टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि पहले जो फर्स्ट जो है यूनियन ऑफ इंडिया उसमें केवल स्टेट्स हैं, और सेकंड वाले में स्टेट्स भी हैं, यूटीज भी हैं, और उसके साथ साथ अर्जित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनको भविष्य में अर्जित किया जा सकता है, अक्वायर्ड टेरिटरीज भी हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि आर्टिकल 4 ये कहता है कि ये 2 और 3 में जो भी संशोधन होंगे वो सिंपल मेजोरिटी से होंगे। इन्हें आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। और उसके बाद में हमने देखा कि भारत के एरिया को अगर हमें सौंपना है किसी विदेशी राज्य को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में कहा है कि बाउंड्री डिस्प्यूट तो आप बिना संशोधन के भी रिजॉल्व
कर सकते हो कार्यकारी कार्रवाई के द्वारा, एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा, लेकिन नॉर्मली वो पॉसिबल नहीं है। जब एरिया देने की बात आएगी तब हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हमने किया भी है। 100वां संविधान संशोधन हमने बाउंड्री डिस्प्यूट रिजोल्व किया किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। अब हमारा अगला जो चरण है वो शुरू होता है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, देशी रियासतों का एकीकरण। कि जो हमने देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनका एकीकरण जो है वो कैसे किया। अब जब हम बात करते हैं आजादी से पहले की, तो सबसे मेन स्टेट जिसने विरोध किया वो स्टेट कौन सा था? त्रावणकोर था। त्रावणकोर के दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर। ये चाहते थे कि यूके की तरह हमारा राज्य भी क्या रहे? स्वतंत्र रहे, लेकिन इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया, इनका असैसिनेशन करने का प्रयास किया गया। तो उसके बाद में इन्होंने विलय स्वीकार कर लिया और अंततः त्रावणकोर का विलय हुआ 30 जुलाई 1947 को, है ना। 30 जुलाई 1947 को इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। दूसरा, जोधपुर। जोधपुर एक हिंदू स्टेट था और रूलर जो है वो भी हिंदू था, लेकिन जिन्ना ने लालच दिया, ब्लैंक चेक दिया। जिन्ना ने हनुवंत सिंह को कहा कि आप चाहे जो मर्जी टर्म्स लिख दो, है ना, हम आपकी सारी टर्म्स मानेंगे और हम आपको कराची पोर्ट का एक्सेस भी देंगे। तो इस बात पे हनुवंत सिंह भी जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और उसके साथ साथ इन्होंने जो है वो वीपी मेनन जो है उनकी कनपट्टी पे रिवॉल्वर भी रख दी थी जब वो उनसे बात कर रहे थे, रिजोल्व कर रहे थे। लेकिन एट लास्ट जो है ये भी माने कब? 11 अगस्त 1947 को। और 11 अगस्त 1947 को जोधपुर का विलय होता है किसमें? भारत के अंदर। ठीक है, तो ये जोधपुर का दूसरा हो गया। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक तरीके से हमें इनको देखना है। तीसरा, भोपाल। भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्लाह खान, ये भी जो है वो चाहते थे कि थर्ड पावर्स, है ना, एक थर्ड पोल बनाए किसका? स्वतंत्र राज्यों का, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। तो ये भी चाहते थे क्योंकि ये अग्रणी नेता थे किसके? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के। तो इसीलिए जो है वो ये चाहते थे कि भाई हम स्वतंत्र रहें। लेकिन पटेल जो है वो क्या करते हैं? इनको जो है वो इनसे नेगोशिएशन करते हैं और एट लास्ट क्या करते हैं? 14 अगस्त 1947, या इसको ये भी कह सकते हैं 14-15 अगस्त, है ना, 14 अगस्त की मिडनाइट को, है ना, जैसे देश आज़ाद हो रहा है उसी टाइम की बात है ये। 14-15 अगस्त को जो है ये हस्ताक्षर कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, विलय पत्र पे। लेकिन 10 दिनों तक इस बात को गुप्त रखा जाता है। कब तक? 25 अगस्त तक। ये होता है भोपाल। और भोपाल के बाद में लास्ट जो हमारा स्टेट है वो है इंदौर। और इंदौर के जो होलकर हैं वो इसका विलय करते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, क्योंकि इसका विलय होता है 15 अगस्त 1947 के दिन ही। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में जो है वो विलय करते हैं किसका? इंदौर का। तो ये 4 स्टेट्स हैं जिनको आपको बहुत बेसिक तरीके से ध्यान रख लेना है। त्रावणकोर, त्रावणकोर के बाद में दूसरा जोधपुर, जोधपुर के बाद में भोपाल और भोपाल के बाद में इंदौर। और एग्जैक्ट अगर देखें तो स्वतंत्रता जिस दिन हमें प्राप्त हुई उस दिन जो है वो विलय किसका होता है? इंदौर का विलय होता है। यहां तक हम आ गए। इंदौर तक जो है आजादी तक हमारा विलय जो है वो हो गया। अब आते हैं हम आजादी के बाद में। आजादी के बाद में सबसे पहले विलय होता है किसका? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का शासक हिंदू है लेकिन वहां के लोग मुस्लिम हैं, तो इसी वजह से जो है वो काफी टाइम इन्हें डिसीजन लेने में लग जाता है। क्या होता है कि ऑपरेशन गुलमर्ग स्टार्ट होता है। वहां के जो कबायली लोग हैं वो जम्मू कश्मीर पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, इस अटैक के बाद में जो है वो हरि सिंह क्या करते हैं? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद में आती है बारी जूनागढ़ की। जूनागढ़ के नवाब ने डिमांड की कि वो मिलेंगे किसमें? पाकिस्तान में 15 अगस्त को। ठीक है, और उन्होंने जो हमारी बाउंड्री थी या हमारी बाउंड्री का जो पार्ट था उसका उन्होंने वायलेशन किया। और 20 फरवरी 1948 को एट लास्ट हमने वहां पे क्या करवाया? रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह करवाया और अंत में निर्णय हुआ भारत में मिलने का। यहाँ ध्यान रखना है कि कश्मीर का विलय जो है वो भारत में किसके द्वारा होता है? ये होता है विलय पत्र के द्वारा। लेकिन जूनागढ़ का जो विलय होता है भारत में वो होता है किसके द्वारा? जनमत संग्रह या रेफरेंडम के द्वारा। उसके बाद में हैदराबाद जो है, हैदराबाद का जो विलय होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है पुलिस एक्शन या पुलिस कार्यवाही के द्वारा। एक बहुत फेमस ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ठीक है, और
हम इस ऑपरेशन पोलो के माध्यम से है ना 13 सितंबर से लेकर और 17 सितंबर के बीच में उनको आत्मसमर्पण करने के लिए जो है वो मजबूर कर देते हैं। तो ये हमने देख लिया और क्रोनोलॉजी याद रखनी है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद में जूनागढ़ और सबसे लास्ट में है हैदराबाद स्टेट, जिसका विलय भारत में होता है। इन तीनों का विलय आज़ादी के बाद भारत में होता है। तो ये मेन स्टेट है, मेन क्रोनोलॉजी है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब देश के आज़ाद होने के बाद में सबसे बड़ा इशू था कि हमें क्या करना है, राज्यों का निर्माण करना है, स्टेट्स बनाने हैं। अब राज्यों के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग डिमांड कर रहे हैं, नेता डिमांड कर रहे हैं कि राज्यों का निर्माण कैसे होना चाहिए, भाषाई आधार पे होना चाहिए। अब भाषाई आधार पे राज्य बनाना जो है वो बहुत बड़ा इशू है। हालांकि कांग्रेस जो है वो कमिटमेंट करती रही है कि हम राज्य कैसे बनाएंगे, भाषाई आधार पे बनाएंगे। कांग्रेस, या आप कह सकते हो कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे नेताओं ने 2 कमिटमेंट्स को ठुकराया जो वो लगातार करते आए, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव ये कहता है, या नेहरू की ये कमिटमेंट थी कि हम क्या करेंगे, फेडरेशन को या हमारा जो संघ है उसको तो क्या बनाएंगे, लूज, मतलब राज्य के पास, या हम कह सकते हैं कि सेंटर के पास शक्तियां कम होंगी और राज्य हमारे स्वायत्त होंगे, राज्यों के पास में शक्तियां अधिक होंगी। मतलब 13 दिसंबर 1946 जिस दिन हमने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उस दिन तक हमारी डिमांड यही है ना। उस दिन तक हमने यही कहा है कि हम क्या बनाएंगे, सेंटर को कमजोर बनाएंगे और राज्यों को मजबूत बनाएंगे। लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ तो हमने उल्टा किया, सेंटर को हमने स्ट्रॉन्ग बनाया और स्टेट्स को हमने वीक बनाया। तो एक तो हमने इस पथ से डेविएट किया, जो बात हमने पहले कही वो बात हमने फॉलो नहीं की। और दूसरा, आजादी तक हमारे जो कांग्रेस के लगभग नेता थे वो यही कह रहे थे कि राज्य कैसे बनेंगे, राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, वो होगा भाषाई आधार पर। लेकिन जैसे ही हमें चेयर मिली, कुर्सी मिली, हमें ये समझ में आया कि भाई इतनी अलग भाषाओं में जो है वो बैलेंस बिठाना बहुत मुश्किल काम है। तो हमने क्या किया, वापस से जो है अपना जो स्टैंड था उसको चेंज किया। हमने कहा कि भाई राज्य बनाने का मुख्य आधार जो है वो प्रशासनिक आधार होना चाहिए। राज्य बनाने का जो मुख्य आधार है वो होना चाहिए कि प्रशासनिक सुविधा, या हम कह सकते हैं कि देश की एकता, अखंडता, राज्य बनाने का आधार ये होना चाहिए। तो अब हमने क्या किया, अपने पद से डेविएट किया, या हमने जो पहले स्टैंड लिया था उसको चेंज किया। अब इस बात पर लोगों ने भी विरोध किया, बहुत सारे नेताओं ने भी विरोध किया। तो हमें क्या करना पड़ा, इस मुद्दे का समाधान करने के लिए बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारे आयोग बनाने पड़े। ठीक है, 3 मुख्य आयोग है। सबसे पहला आयोग है धर आयोग या धर कमीशन। कब बनता है, जून 1948 में बनता है। इन्होंने क्या कहा कि भाई राज्य बनाने का आधार भाषाई नहीं होगा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्य नहीं बनेंगे, राज्य बनेंगे किसके आधार पर, प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर। उसके बाद में आती है जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया। और ये लोग भी जो हैं वो कहते हैं कि भाई भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। मतलब दोनों स्टेट्स, दोनों जो है वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। लेकिन 1953 में क्या होता है, 1953 में पोटी श्रीरामुलु, हालांकि वो कांग्रेस के नेता हैं, और पोटी श्रीरामुलु जो है वो क्या करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। किसके लिए, वो चाहते हैं कि अर्स्टवाइल जो मद्रास स्टेट है, तत्कालीन जो मद्रास राज्य है, उसके तेलुगु भाषी एरियाज को, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके क्या बनाया जाए, आंध्र प्रदेश बनाया जाए। इस हंगर स्ट्राइक में उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद में एकदम से क्या होता है, वायलेंट या हिंसक हम कह सकते हैं कि आंदोलन होता है। तुरंत हमें क्या करना पड़ता है, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ता है, अक्टूबर 1953। और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक राज्य बना तो बाकी लोगों ने भी डिमांड्स करनी स्टार्ट कर दी। तो हमें वापस से एक आयोग बनाना पड़ता है। आयोग का नाम है फजल अली आयोग, और फजल अली आयोग में भी 3 मेंबर हैं, फजल अली, के.एम. पणिकर और हृदय नाथ या एच.एन. कुंजरू। 3 मेंबर हैं इसमें भी, जेवीपी में भी 3 थे और फजल अली आयोग में भी 3 मेंबर हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई, इनकी सिफारिशें थोड़ी बैलेंस थी। इन्होंने कहा कि भाई राज्य के गठन का आधार ब्रॉडली मतलब मोटे तौर पर तो क्या होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए। मोटे तौर पर तो क्या होनी चाहिए, भाषा। लेकिन अकेली भाषा
नहीं हो सकती। इन्होंने वन स्टेट वन लैंग्वेज फॉर्मूला को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत जो है ना वो तो हम क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। हाँ, मोटे तौर पर भाषाई राज्य बन सकते हैं या भाषा के आधार पर राज्य बन सकते हैं, लेकिन भाषा केवल एक आधार नहीं होगा, और भी बहुत सारे आधार होंगे। ये हमें ध्यान में रखना है कि इन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को क्या कर दिया, रिजेक्ट किया, अस्वीकार किया। इन्होंने कहा कि तुम क्या किस किस का ध्यान रखो, देश की एकता और अखंडता का ध्यान रखो। एक फैक्टर भाषा हो गया, देश की एकता अखंडता को ध्यान रखो, भाषा संस्कृति का ध्यान रखो, अर्थव्यवस्था का ध्यान रखो, और लोगों के कल्याण का भी ध्यान रखो। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी। उसके बाद में इसमें बहुत सारी ब्रॉड टर्म्स है, जैसे आप क्या कर सकते हो कि भाई प्रशासनिक सुविधा हो गई है ना, आर्थिक कारक हो गए, इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। और इन सभी जो मेन फैक्टर्स हैं इनका ध्यान रख के ही हमें क्या करना है, जो राज्यों का निर्माण करना है। मतलब भाषा के आधार पे आप कर सकते हो, लेकिन भाषा केवल एकमात्र आधार नहीं है, और एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके परिणाम स्वरूप हमने क्या किया, संविधान का 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में, और इसके माध्यम से हमने बनाए 14 स्टेट्स, 14 राज्य और 6 यूटीज। तो 1956 में हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं या अस्तित्व में आ जाते हैं। अब 14 राज्य और 6 स्टेट्स हमारे बन गए, उस 6 यूटीज हमारे बन गए। उसके बाद में हमारे पास में बहुत सारे स्टेट्स हम बनाते हैं जो इन 14 के बाद बनते हैं। इस क्रोनोलॉजी को आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। 1960 1960 1956 के बाद में पहला राज्य बनता है गुजरात। ये 15वां राज्य है, और इसको अलग किया जाता है उस समय के तात्कालिक बॉम्बे स्टेट से। बॉम्बे स्टेट से अलग करके हम बनाते हैं किसको, गुजरात को। ये 15वां स्टेट है, 14 स्टेट बन चुके हैं, ये 15वां है। उसके बाद में 1961 में दादरा और नागर हवेली जो है इसको हम क्या बनाते हैं, यूटी बनाते हैं। 10वां संविधान संशोधन है, बेसिक आपको ध्यान रख लेना है। फिर उसके बाद में गोवा, दमन और दीव, इनको भी हम क्या करते हैं, एक यूटी बनाते हैं। कब बनाते हैं, 1962 में। गोवा, दमन, दीव आजाद कब होते हैं, 1961 में आजाद होते हैं। कौन गोवा, दमन, दीव में बैठा है, पुर्तगाली बैठे हैं। क्या करना पड़ता है आजाद कराने के लिए, हमें करना पड़ता है इन पे पुलिस एक्शन, पुलिस कार्यवाही करनी पड़ती है। और ये जो गोवा, दमन, दीव की स्वतंत्रता के लिए जो हमने ऑपरेशन चलाया, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। तो आपको ऑपरेशन पोलो ध्यान में रखना है, आपको ऑपरेशन विजय भी ध्यान में रखना है। अब क्या है कि आपको ये जो हमारे यूटीज हैं इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ध्यान में रख लेना है। अब उसके बाद में 1962 में ही हमारा एक यूटी बनता है पुडुचेरी, और ये बनता है 14वें संविधान संशोधन से। लेकिन पुडुचेरी जो है वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग कौन से हैं, वो हैं फ्रेंच या फ्रांसीसी। ठीक है, पोर्टुगीज को ध्यान रखना है और फ्रेंच को ध्यान रखना है, फ्रांसीसियों को ध्यान रखना है। फ्रेंच जो है उनके साथ में तो हमारा 1954 में ही अग्रीमेंट हो गया है। उन्होंने अपने जो एरियाज हैं वो 1954 में ही हमें सौंप दिए हैं। जो एरिया हमारे किसके पास थे, फ्रांसीसियों के पास थे। अब उसके बाद में 1963 में, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है कि जो पोर्टुगीज थे, जो पुर्तगाली थे, है ना, ये भारत में सबसे पहले आए थे। हमने देखा कब आया था वास्को डी गामा, 1498, 16 मई 1498, 1498 में आए थे। और पुर्तगाली सबसे लास्ट में जाते हैं भारत से, सबसे लास्ट में आते भी हैं और सबसे लास्ट में छोड़ते भी हैं, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, पुडुचेरी जो है वो फ्रेंच है, तो ये तो 1954 में ही इंडियन गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करके पहले ही जो है वो हम अपने एरियाज को सौंप चुके हैं। लेकिन इसको यूटी हम कब बनाते हैं, 1962 में बनाते हैं। अब हमारा ये तो यूटी आ गए, 15वां राज्य हमारा बन चुका है। कौन सा बन चुका है, गुजरात। अब हम 16वां राज्य बनाते हैं, कौन सा, नागालैंड। और नागालैंड को हम अलग करते हैं किससे, असम से। नागालैंड को हम राज्य बनाते टाइम किससे अलग करते हैं, असम से अलग करते हैं। 1966 में हम राज्य बनाते हैं हरियाणा, और हरियाणा राज्य होता है 17वां। और हरियाणा को हम अलग करते हैं किससे, पंजाब से। और हरियाणा को पंजाब से अलग करते हैं हम किसके, किस आयोग की रिपोर्ट पर, शाह कमीशन या शाह आयोग की रिपोर्ट पर। 1966 में हरियाणा जो है वो क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है।
उसके साथ साथ हम 1966 में ही क्या करते हैं, चंडीगढ़ को क्या बना देते हैं, यूटी बना देते हैं। चंडीगढ़ को हम क्या बना देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। और लेकिन 1971 में हम क्या करते हैं, 1971 में एक यूटी है हमारी हिमाचल प्रदेश, उसको हम क्या बना देते हैं, राज्य बना देते हैं। तो आप ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश पहली यूटी है जो राज्य बना, यूटी से केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना ये। जब हमने देखा ना 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बने, तो ये हिमाचल प्रदेश को इनिशियली हमने क्या बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अब इसको हमने क्या बना दिया, 1971 में हमने इसको क्या बना दिया, राज्य बना दिया, या पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो हमने इसको दे दिया। अब उसके बाद में हम दो राज्य बनाते हैं, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, दोनों ही क्या है, यूटीज है, और हम इन दोनों यूटीज को क्या करते हैं, राज्य बना देते हैं। मणिपुर और त्रिपुरा यूटीज है, हिमाचल यूटीज है, यूटी है, मणिपुर त्रिपुरा भी क्या है, यूटी है। हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों यूटी हैं जिनको हमने क्या बना दिया, राज्य बना दिया। फिर मेघालय, मेघालय को हम पहले क्या बनाते हैं, उपराज्य बनाते हैं। असम के अंडर में इसको उपराज्य, पहला एकमात्र राज्य है जिसको दर्जा किसका मिलता है, सब स्टेट का या उपराज्य का मिलता है। लेकिन हम इसके साथ अब जो है वो क्या बना देते हैं, इसको पूर्ण राज्य बना देते हैं। तो यहाँ पे 3 राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, 19वां, 20वां और 21वां। ठीक है, लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा तो यूटी से बने हैं, और मेघालय किससे बना है, ये सब स्टेट या उपराज्य से बना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन से राज्य यूटी से राज्य बने, ये आपको देखना है। अभी तक 3 बने हैं, हिमाचल प्रदेश बना है, मणिपुर बना है और त्रिपुरा बना है। मेघालय यूटी नहीं है, ये उपराज्य था और अब इसको राज्य बना दिया। 1975 में सिक्किम बनता है हमारा 22वां राज्य। हम पहले करते हैं 35वां संविधान संशोधन 1974 में। सिक्किम में शासन है कौन सी डायनेस्टी का, चोग्याल डायनेस्टी का, चोग्याल वंश का। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में करते हैं, और हम एक नई कैटेगरी बना देते हैं एसोसिएट स्टेट की, सहयोगी राज्य की। तो हम दर्जा देते हैं सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का, सहयोगी राज्य का। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 से हम इसको बना देते हैं पूर्ण राज्य, फुल फ्लैश स्टेट इसको बना देते हैं। और आर्टिकल में एक 371F प्रोविजन भी जोड़ते हैं, जिसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान जो है वो हमने डाले हैं। तो ये हमें इस क्रोनोलॉजी को जो है वो ध्यान रख लेना है। सिक्किम तक हमने कर लिया। अब आपको ध्यान रखना है ये वाले जो, अगर हम किसी राज्य के लिए विशेष प्रावधान जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम उस राज्य के साथ थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अलग व्यवहार कर रहे हैं। और इस अलग व्यवहार को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं असम्मित संघवाद। असम्मित संघवाद का मतलब ही क्या है कि हमारा संघवाद जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल का मतलब कि राज्यों को हमने अलग अलग पावर्स दिए, और तुम्हें एग्जांपल देना है यहाँ पे सिक्किम का। हालांकि 378 में बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन सिक्किम हमारे पास में यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद में 1986 में 53rd अमेंडमेंट जो है, 53rd अमेंडमेंट 1986 का है। मिजोरम बनता है हमारा जो है वो 23rd स्टेट, हालांकि 1987 में बनते हैं। मिजोरम के बाद में अरुणाचल बनता है 24वां स्टेट, और गोवा बनता है 25वां स्टेट। तो मिजोरम, अरुणाचल और गोवा ये तीनों भी क्या बन जाते हैं, ये तीनों भी यूटी से अब क्या बन जाएंगे, स्टेट बन जाएंगे। मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। ठीक है, तो इन्हें हमें ध्यान रख लेना है। मिजोरम, अरुणाचल, गोवा सब कब बनते हैं, 1987 में क्या बनते हैं, यूटी से राज्य बनते हैं। अब हमारे राज्य हो गए 25 राज्यों के बाद में 2000 में हमारे 3 राज्य बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ अलग होता है मध्य प्रदेश से, 1 नवंबर को बनता है। 27वां उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बनता है, और बिहार से अलग होके बनता है झारखंड। 2014 में 29वां राज्य बनता है तेलंगाना, अलग होता है आंध्र प्रदेश से। और 2019 में हमारा एक राज्य है जम्मू कश्मीर, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और दोनों ही पार्ट्स को हम अलग अलग क्या बना देते हैं, यूटी बना देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। और 2020 में हम क्या करते हैं, 2 यूटीज हैं हमारी, कौन कौन सी, दादरा नागर हवेली और दमन दीव। इन दोनों यूटीज को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, दादरा नागर हवेली और दमन दीव। तो ये क्रोनोलॉजी है, बेसिक क्रोनोलॉजी जो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना, लेकिन 3-4 एस्पेक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कौन सा स्टेट जो है वो यूटी से स्टेट बना है, ये डायमेंशन आपको ध्यान रखना है। और थोड़ी क्रोनोलॉजी आपको देख लेनी है, जैसे यहाँ से भी पूछ सकता है कि भाई पहले छत्तीसगढ़ बना,
उत्तराखंड बना या झारखंड बना, ये ध्यान रख लेना है। यहाँ से हमें देख लेना है पहले मिजोरम बना, अरुणाचल बना और गोवा बना। और एक लास्ट पर्सपेक्टिव हमें ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेट यूटी से राज्य बना, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, ये सब क्या बनते हैं, यूटी से राज्य बनते हैं। तो बहुत बेसिक चैप्टर है, इसको एक दो बार आप ठीक से देखना, बहुत आराम से जो है वो आप इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, जो हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता का टॉपिक है, वो अपने कंटिन्यू करेंगे।